अदानी हिंडनबर्ग की कहानी में अब तक आपने देखा किस तरह भारत के जाने माने बिजनेस टाइकून गौतम अदानी, जो एक समय पे दुनिया के सेकंड रिचेस्ट इंसान बन गए थे, उनकी और उनकी कंपनीज की ग्रोथ के ऊपर जैसे आसमान में हिंडनबर्ग नाम के काले बादल छाने लगे। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने जैसे अदानी और उनकी ग्रुप कंपनीज के शेयर्स में ब्लड बाथ शुरू करवा दिया। इसके बाद चाहे बात हो अदानी द्वारा फुल्ली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को कैंसिल करने की, अदानी ग्रुप कंपनीज के बॉन्ड प्राइसेस के क्रैश होने की, या क्रेडिट स्विस और सिटी ग्रुप जैसे बड़े बड़े बैंक्स द्वारा अदानी कंपनीज के बॉन्ड्स को लोन्स के अगेंस्ट कोलेटरल की तरह एक्सेप्ट करने से मना करने की, अदानी ग्रुप के लिए प्रॉब्लम सिर्फ शुरू ही हुई थी। और फिर लास्ट वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि कैसे अदानी ग्रुप को अपने कुछ लेंडर्स से उनके लोन्स के अगेंस्ट मार्जिन कॉल्स या यूं कहें कि वार्निंग कॉल मिली थी। इसी के चलते उन्होंने 1.1 बिलियन डॉलर्स का लोन भी प्रीपे कर दिया था। इसके अलावा 9 फेब 2023 को लीडिंग इंडिसेस प्रोवाइडर मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल यानी कि MSCI ने कहा था कि उनके इंडिसेस में 4 अदानी स्टॉक्स का वेटेज कम किया जाएगा। ये 4 कंपनीज हैं उनकी फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन और ACC लिमिटेड। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच शायद ही अदानी ग्रुप ने एक दो पल के लिए चैन की सांस ली होगी कि पिछले 2 से 3 दिनों में फिर से इस पूरे अदानी एपिसोड में नए प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं। शायद आपने गेस कर लिया होगा, मैं बात कर रही हूँ रिसेंटली पब्लिश फोर्ब्स की एक रिपोर्ट की, जिसमें उन्होंने गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए हैं। अगर आपने अदानी हिंडनबर्ग सागा को फॉलो किया है तो आप इस नाम से अनजान नहीं हो सकते। इनफैक्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जितनी बारी गौतम अदानी का नाम है उससे कहीं ज्यादा उनके भाई विनोद अदानी का नाम होगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अदानी ग्रुप कंपनीज की काफी सारी ट्रांजैक्शंस में टैक्स हेवन कंट्रीज में से ऑपरेट हो रहे ऑफशोर शेल कंपनीज इन्वॉल्व हैं, और ये शेल कंपनीज किसी न किसी तरह से अदानी ग्रुप या अदानी फैमिली से रिलेटेड हैं। हिंडनबर्ग ने गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी पर इन ऑफशोर कंपनीज के नेटवर्क को मैनेज करने के एलिगेशंस लगाए थे। और अब फोर्ब्स ने अपने आर्टिकल में कहा है कि विनोद अदानी द्वारा कंट्रोल्ड एक प्राइवेट सिंगापुरियन एंटिटी ने अदानी प्रमोटर्स के स्टेक्स प्लेज करके एक रशियन बैंक से $240 मिलियन का लोन लिया था, और अदानी ग्रुप द्वारा इस बारे में कोई भी डिस्क्लोजर्स नहीं दिए गए हैं। इस आर्टिकल के पब्लिश होते ही हिंडनबर्ग ने इसके बारे में ट्वीट भी किया। फोर्ब्स की रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि विनोद अदानी द्वारा इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड सिंगापुर बेस्ड पिनिकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने रशिया के एक बैंक के साथ लोन अग्रीमेंट किया था। अप्रैल 2021 तक पिनिकल ने बैंक से कुल मिलाकर $263 मिलियन बोरो किए थे, और उसी समय उन्होंने एक अननेम्ड पार्टी को $258 मिलियन लेंड भी किए थे। इस लोन के लिए पिनिकल के पास एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग्स लिमिटेड नाम के 2 गारंटर्स थे। इंटरेस्टिंगली विनोद अदानी दूसरे फंड यानी कि वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग्स को ओन करते हैं। दोनों ही एंटिटीज के पास फरवरी 16 के मार्केट क्लोजिंग प्राइसेस के हिसाब से अदानी ग्रुप कंपनीज में अराउंड $4 बिलियन वर्थ ऑफ स्टॉक्स हैं। विनोद अदानी और अदानी कंपनीज के बीच लिंक को स्टैब्लिश करने के लिए फोर्ब्स ने एक और इवेंट मेंशन किया है। पिछले साल की ही बात है जब विनोद अदानी की एक कंपनी एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और ACC लिमिटेड में होलसेम से स्टेक अक्वायर करने के लिए अदानी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह सर्व किया था, और ये अंबुजा सीमेंट्स की पब्लिक फाइलिंग में क्लियरली मेंशन्ड है। थोड़ा और पास में जाएं तो विनोद अदानी का नाम पैनामा और पेंडोरा पेपर्स में भी आ चुका है, जिसमें उन पे ये एलिगेशंस थे कि वो बहामास और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में ऑफशोर कंपनीज ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा विनोद अदानी पर इन ऑफशोर कंपनीज की मदद से स्टॉक मैनिपुलेशन के भी आरोप लगे हुए हैं। ऐसे ही अलग अलग इवेंट्स के थ्रू फोर्ब्स की रिपोर्ट में विनोद अदानी की हिस्ट्री और उनके अदानी ग्रुप कंपनी से लिंक्स को डिटेल में कवर किया गया है। इससे शायद वो अदानी ग्रुप और विनोद अदानी के बीच क्लियर लिंक्स को लाइट में लाना चाहते हैं। अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आपके रेफरेंस के लिए हमने रिपोर्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। वैसे कहते हैं ना कि मुसीबतें जब आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, तो ऐसे ही कुछ हो रहा है अदानी ग्रुप के साथ। आजकल ऐसी कंपनीज बहुत ज्यादा फोकस में है जो ESG यानी कि एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। अदानी ग्रुप की एक कंपनी जो ESG पैरामीटर्स पे खड़ी उतरती है वो है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो उनका रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस ओन करती है। अब दुनिया भर में कई ऐसे फंड्स होते हैं जो ESG पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड्स को एक ESG मैंडेट मिलता है जिसके थ्रू वो ग्रीन एनर्जी के वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन का एक एक्टिव पार्ट बनने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे
में कई ग्लोबल फंड्स अपने ESG मैंडेट्स को फुलफिल करने के लिए अदानी ग्रीन के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फंड करते आए हैं। ये फंड्स इक्विटी या डेट किसी भी रूप में आ सकते हैं। इससे अदानी ग्रीन जैसे बिजनेसेस को चीप फंड्स मिलते हैं और वो अपने ह्यूज कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स को एफिशिएंटली फाइनेंस कर पाते हैं। और अब हुआ ये कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से अदानी ग्रुप के लोन्स और उनके द्वारा प्लेज शेयर्स पे काफी स्क्रूटनी चल रही है। और जब अदानी ग्रुप कॉन्ग्लोमरेट के अक्रॉस फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स को रिव्यू किया गया तो ESG मार्केट्स में अलार्म बज गया। डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, अदानी ग्रीन तो रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में काम करती है और इसलिए ESG फोकस फंड्स उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। लेकिन अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस आज भी प्राइमरीली कोल और आयरन ओर की माइनिंग और ट्रेडिंग पे हेविली डिपेंडेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ तो ठीक है ना, दोनों अलग अलग कंपनीज हैं, दोनों का अलग अलग अपना अपना बिजनेस है, तो क्या दिक्कत है। बात आपकी कुछ हद तक सही भी है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब 10 फेब को एक पब्लिक फाइलिंग होती है जिसमें ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है कि अदानी एंटरप्राइजेस ने अदानी ग्रीन के शेयर्स को कोलेट्रल रख के फंड्स रेज किए और उन फंड्स को उन्होंने यूज किया उनके ऑस्ट्रेलिया के कार्माइकल कोल माइन प्रोजेक्ट के लिए। और ये न्यूज ESG मार्केट में आग की तरह फैल गई। रिजल्ट ये हुआ कि नॉर्वे के लार्जेस्ट पेंशन फंड KLP ने अदानी ग्रीन में अपना पूरा स्टेक डंप कर दिया। KLP ESG प्रिंसिपल्स को काफी सीरियसली फॉलो करते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनके 6 की ESG प्रिंसिपल्स हैं। अब जैसे ही उन्हें पता लगा कि अदानी ग्रीन के शेयर्स को ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, उन्हें लगा कि उनके फंड्स इनडायरेक्टली पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज को फाइनेंस कर रहे हैं। इसलिए KLP ने अदानी ग्रीन में अपने पूरी होल्डिंग को एक झटके में डाइवेस्ट कर दिया। इसके अलावा और भी कई सारी एंटिटीज ने अदानी ग्रीन के ESG स्कोर को डाउनग्रेड किया है। सस्टेनालिटिक्स ने कई अदानी कंपनीज के ESG स्कोर को डाउनग्रेड किया है। S&P ग्लोबल ने कहा है कि वो अदानी एंटरप्राइजेस को अपने डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडिसेज में से निकाल रहे हैं। वैसे अभी तक तो हमने सिर्फ फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट इश्यूज डिस्कस किए हैं। अदानी इशू ने अब एक पॉलिटिकल साइड भी ले लिया है जो आग में घी का काम कर रहा है और इस एपिसोड में सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं ये शख्स। Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and the stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. जॉर्ज सोरोस, इनके इस स्टेटमेंट के बाद से सभी लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली जॉर्ज सोरोस 92-year-old बिलियनेयर हैं जो 1956 में न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए थे और फिर वहां उन्होंने अपना हेज फंड स्टार्ट किया था। सोरोस का राइज सीमेंट किया था ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट उनकी शॉर्ट पोजीशन ने। उन्होंने अपने इस रिस्की बेट से एक ही दिन में $1 बिलियन बनाए थे, जिसके बाद लोग उन्हें द मैन हु ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से पहचानने लग गए। विद अ नेट वर्थ ऑफ $8.5 बिलियन, सोरोस अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के थ्रू पॉलिटिकल एक्टिविज्म में आगे रहते हैं। जैसा कि आपने क्लिप में सुना, सोरोस ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हो रही अपनी स्पीच में क्राइसिस एट अदानी के साथ उनके परसीव टाइज को लेके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी क्रिटिसाइज किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अदानी पे उठ रहे एलिगेशंस इंडिया में डेमोक्रेटिक रिवाइवल की शुरुआत को पुश करेंगे। जायज है, इन रिमार्क्स के खिलाफ इंडिया का रिस्पॉन्स तो आना ही था। इंडिया में डेमोक्रेटिक रिवाइवल की आंच भरी सोरोस की स्पीच के तुरंत बाद रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी ने सोरोस पे अग्रेसिवली अटैक करते हुए इंडियंस को बाहरी ताकतों के खिलाफ यूनाइट होने का मैसेज दिया। और तो और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर S जयशंकर ने भी सिडनी में बैठे बैठे अपने अनोखे अंदाज में सोरोस वर्सेस इंडिया पे पूछे गए सवाल का जवाब दिया। Mr. Soros is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. He is old, rich, opinionated, and dangerous. Now, in this particular case, I mean, it is very clear that he has very strong political preferences. People like him think an election is good if the person we want to see wins. If the election throws up a different outcome, then we actually will say it's a flawed democracy. सोरोस को ओल्ड, रिच, ओपिनियनेटेड एंड डेंजरस कहते हुए जयशंकर ने अपना निशाना ताकते हुए कहा कि इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फॉरेन इंटरफियरेंस हमारी वाइब्रेंट और फंक्शनिंग डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है। वैसे मैं जॉर्ज सोरोस के ऊपर एक दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बता देती हूँ। सोरोस का एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जिस तरह उन्होंने
वीक पाउंड को शॉर्ट किया था, ठीक उसी तरह उन्होंने एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के समय कई एशियन करेंसीज को भी शॉर्ट किया था, जैसे कि मलेशियन रिंगिट और थाई बाट। फॉर्मर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने तो ये तक क्लेम किया है कि सोरोस के स्पेक्यूलेशंस की वजह से मलेशिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी, जिसका इम्पैक्ट आम लोगों पर पड़ा था और शायद इसलिए सोरोस को इकोनॉमिक वॉर क्रिमिनल भी कहा जाता है। इसके अलावा उन पे इंडोनेशिया और मिडिल ईस्ट में अपने फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की मदद से रेजीम चेंज करने के भी आरोप हैं। वैसे इन सभी के बीच एक बात तो निश्चित है, अदानी इज डाउन, बट इज ही रियली आउट? शायद नहीं, क्योंकि अदानी ग्रुप अपने कमबैक की तैयारी कर रहा है। अदानी ग्रुप ने टॉप शेल्फ यूएस बेस्ड क्राइसिस कम्युनिकेशन और लीगल टीम्स को हायर किया है। एक प्लान कोल प्लांट परचेज वर्थ $850 मिलियन को स्क्रैप कर दिया है, एक्सपेंसेस टाइट कर लिए हैं, कुछ डेट को रीपे कर लिया है और कुछ और डेट को रीपे करने के प्रोमिसेस भी किए हैं। कॉर्पोरेट स्पेशली जो लिस्टेड हों उनके लिए परसेप्शन बहुत मैटर करता है और जाहिर है अदानी को वापस से अपनी पोजीशन कैप्चर करनी है और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट रीगेन करना है, तो परसेप्शन मैनेजमेंट उसमें एक बड़ी भूमिका प्ले कर सकता है। इसलिए अदानी ग्रुप ने पब्लिक रिलेशंस फर्म KCNC को भी हायर किया है, जो उनके लिए एक ग्लोबल कम्युनिकेशन एडवाइजर का रोल प्ले करेंगे। KCNC के कई हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स रह चुके हैं, जैसे कि WeWork। साथ ही जैसा हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अदानी ग्रुप ने अमेरिकन लॉ फर्म वॉचल लिप्टन, रोजन एंड कैट्स यानी कि WLRK को भी हायर किया है हिंडनबर्ग के क्लेम्स को फाइट करने के लिए। वॉचल यूएस की सबसे एक्सपेंसिव लॉ फर्म है, जिन्होंने पास्ट में भी स्टॉक मार्केट एक्टिविस्ट से अपने क्लाइंट्स को डिफेंड किया है। वैसे एक फन फैक्ट, 2022 में ट्विटर ने भी वॉचल को ही हायर किया था, जब वो एलॉन मस्क को सू करके मस्क को ट्विटर का एक्विजिशन कंप्लीट करने के लिए फोर्स करना चाहते थे। अब अगर उनके फाइनेंशियल मूव्स को हम डिस्कस करें तो रिसेंटली ही अदानी की टॉप मैनेजमेंट ने अपने बॉन्ड होल्डर्स को कॉन्फ्रेंस कॉल में आश्वासन दिलाया है कि उनका नेट डेट टू एबिटा अगले 3 सालों में 3 टाइम्स से नीचे आ जाएगा फ्रॉम द करंट रेशियो ऑफ 3.2। इसलिए अदानी डेट रीपेमेंट पे भी फोकस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स डिवीजन ने February 8 को अनाउंस किया था कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 50 बिलियन रुपीस ऑफ लोन्स को रीपे कर देंगे। इसके अलावा रीसेंट अर्निंग्स फाइलिंग्स में अदानी ओन्ड अंबुजा सीमेंट्स और अदानी ग्रीन एनर्जी ने अपने रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडिपेंडेंट फर्म्स को हायर करने के प्लान्स भी अनाउंस किए हैं। लेकिन क्या ये स्टेप्स अदानी ग्रुप के लिए इनफ होंगे? शायद अदानी को इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस जीतने के लिए और भी कई स्टेप्स लेने पड़ेंगे और इसमें काफी टाइम लगेगा। हो सकता है कि अब अदानी ग्रुप कंपनीज को अपनी ग्रोथ एक्सेलरेटर से फिर उठना पड़े और अपना नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन स्लोली और स्टेडली करना पड़े। जो मुद्दा एक फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट स्कैम की तरह शुरू हुआ था, वो आज पॉलिटिकल भी बन चुका है। वैसे सोरोस ने एक बात ये भी कही थी कि अदानी कंट्रोवर्सी की वजह से आज इंडिया पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल गया है। अब क्या ये एक पॉलिटिकली कैलकुलेटेड स्टेटमेंट थी या रियलिटी को रिफ्लेक्ट करने वाली? वेल, सिचुएशन काफी डायनामिक है और टाइम से बड़ा कोई फैक्ट चेकर नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या गौतम अदानी का अदानी ग्रुप कमबैक कर पाएगा? क्या आप अदानी ग्रुप की किसी भी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम गुजराती और मराठी में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चैनल के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.